सरदार पटेल अगर इंडिया से ट्रूप्स को भेजने में लक्षद्वीप 30 मिनट भी लेट होते तो आज वो पाकिस्तान का पार्ट होता। वन पार्टी सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि सिर्फ एक ही पार्टी रहेगी, उसके ही रिप्रेजेंटेटिव्स में आप आपस में चूज कर लो किसको बनाना है। पूरे वर्ल्ड में किसी देश में अगर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं तो वो कहाँ है, वो इंडिया में ही मौजूद है। हर कैंडिडेट को 25,000 का एक सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवाना पड़ता है, इसको बोलते हैं जमानत। हेलो 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 एवरीबॉडी, हम आ चुके हैं अपने सबसे लास्ट लेक्चर में जो कि इस पूरे बैच का है, विच इज़ यूनियन टेरिटरीज एंड द पंचायती राज सिस्टम। हम इस पूरे लेक्चर में पहले तो ये पढ़ेंगे एंड अगर हमारे पास टाइम बचता है पूरे लेक्चर में हम आगे की और भी चीज़ें पढ़ लेंगे जो कि एक्स्ट्रा रहेंगी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में। तो सबसे पहले हम देखें कि इस लेक्चर के आज के टॉपिक्स क्या हैं जो कि आपको पता ही है। ठीक है, अब यूनियन टेरिटरी होती क्या है? यूनियन टेरिटरी ऐसी एक टेरिटरी होती है जो डायरेक्टली गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न की जाती है। ठीक है, ये इनिशियली इंडिया के पार्ट थे ही नहीं, इसको 1874 में शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट नाम से माना जाता था। अब 1950 में क्या हुआ कि पार्ट डी ऑफ स्टेट्स में सबसे पहली यूनियन टेरिटरी माना गया अंडमान एंड निकोबार को। अब 1956 में क्या हुआ, प्रॉपर एक अमेंडमेंट हुई, 7th अमेंडमेंट। इसमें एक नई टाइप ऑफ एंटिटी बनाई गई जिसको अब बोला जाता था यूनियन टेरिटरी। ठीक, इसको सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरी भी बोला गया। ठीक है, अब ये टोटल कितनी है? उस टाइम पे यूनियन टेरिटरीज थी 8। अब इंडिया में अगर आज की तारीख में यूनियन टेरिटरीज की मैं बात करूं तो सबसे पहली ऊपर से अगर मैं चालू करूं तो लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन दीव एंड दादर नागर हवेली, ये पूरा एक बन चुका है मर्ज करके। लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, तो ये टोटल जो हैं आज की तारीख में इतनी हैं। ठीक, तो क्लियर, आज की तारीख में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं अपने पास। एंड दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर एंड पुडुचेरी जो हैं वो थोड़ी सी अलग हैं। क्यों है अलग? क्योंकि इन यूनियन टेरिटरीज के पास अपना स्टेट लेजिस्लेचर है। इन यूनियन टेरिटरीज के पास अपना स्टेट लेजिस्लेचर है। ये डिपेंड करता है जनरली पॉपुलेशन के ऊपर। अगर आपकी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो आपको यहाँ पर चाहिए एक रिप्रेजेंटेटिव जो कि आपको रिप्रेजेंट कर पाए, और इसीलिए आपको एक स्टेट लेजिस्लेचर भी चाहिए जहाँ पर आप लोगों को क्या कर पाओ, इलेक्ट करके भेज पाओ। उसके बाद अब यूनियन टेरिटरीज क्यों बनाई गई? पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के चक्कर में बनाया गया किसको? दिल्ली एंड चंडीगढ़ को। कल्चरल रीजंस के चक्कर में किसको बनाया गया? पुडुचेरी, दमन, दादर नागर हवेली। उसके बाद स्ट्रैटेजिक रीजंस की वजह से किसको बनाया गया? लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, ये आइलैंड्स हैं जो कि हमारे स्ट्रैटेजिक लोकेशंस भी माने जाते हैं। जैसा कि माना जाता है कि एक कहानी थी, प्रॉपर कहानी क्या, वो तो रियल इंसिडेंट था कि सरदार पटेल अगर इंडिया से ट्रूप्स को भेजने में लक्षद्वीप 30 मिनट भी लेट होते तो आज वो पाकिस्तान का पार्ट होता, क्योंकि पाकिस्तान की जो नेवी थी वो निकल चुकी थी आने के लिए। ठीक है, तो 3 यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके पास अपना खुद का स्टेट लेजिस्लेचर है। 2020 के अमेंडमेंट से क्या हुआ कि दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव को एक मर्जर के थ्रू क्या बना दिया गया? एक सिंगल आइडेंटिटी बना दिया गया। ठीक है, सिंगल आइडेंटिटी बना दिया गया दादर एंड नागर हवेली को। ठीक है, गवर्नर इनका एडमिनिस्ट्रेटर होता है जनरली, या फिर सीएम बनते हैं, या फिर कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया जाता है। या तो एडमिनिस्ट्रेटर बनता है, या तो सीएम बनता है, या तो एलजी, आपने देखा होगा एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। पार्लियामेंट जो होती है वो इन एरियाज़ के लिए लॉज बनाती है। उसके बाद हमें लोकल गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों है? अब हम आ चुके हैं किस पर? हम आ चुके हैं पंचायती राज, म्यूनसिपैलिटीज़, इन सब पर। हम सेकंड पार्ट पर आ चुके हैं, हमने यूनियन टेरिटरीज कंप्लीटली ख़त्म कर दिया है। ठीक,
हमें लोकल लेवल पर सरकार की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हमें लोकल लेवल पर सरकार की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि हमारा पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन हो, मतलब कि आपकी जो पॉलिटिक्स है वो ऊपर के लेवल से नीचे फैल कर आए, हर किसी के गांव में वो पॉलिटिक्स पेनिट्रेट हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अगर आप मोदी जी को नहीं इलेक्ट कर सकते तो आप उनके किसी नीचे, उसके किसी नीचे, उसके किसी नीचे वाले लेवल के लोग को तो डायरेक्टली इलेक्ट कर सकते हो। यही होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, कि आप अपने इलाके के किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करोगे, वो जिस पार्टी का होगा वो पार्टी वहाँ पर जीतेगी, वो अपने चॉइस के किसी रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेगा, वो किसी को इलेक्ट करेगा तो अल्टीमेटली जाकर किसी की सरकार बनेगी। ऐसे पूरा सिस्टम काम करता है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली टैकल नहीं करना चाहती, इसलिए आपको लोकल लेवल पर गवर्नमेंट दे देती है कि ये आप अपनी सड़कें बनवाना और ये करवाना। पंचायत हम सब ने देखी होगी, वहाँ पर जो विधायक जी हैं वो क्या बनवाते हैं, सड़क। तो सड़क किस में आती है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है। फिर इम्प्लीमेंट पॉलिसीज़, अगर कोई भी पॉलिसीज़ है, ठीक है, जैसा कि हमने अगेन पंचायत में देखा था कि 2 बच्चे मीठी खीर उससे ज़्यादा, ठीक। तो मतलब आपको बच्चे थोड़े कम पैदा करने हैं जिससे पॉपुलेशन हमारी कम बढ़े और जिससे हम हेल्थ केयर सर्विसेज अच्छी तरीके से प्रोवाइड करवा पाएँ। ऐसी सारी पॉलिसीज़ जो अगर कुछ सरकार इम्प्लीमेंट करवाना चाह रही है तो वो यही लोकल गवर्नमेंट्स के थ्रू इम्प्लीमेंट होती हैं। ऐसे पंचायत सिस्टम हम सभी ने कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे देखा ही है। पंचायत सिस्टम में होता क्या है पूरा का पूरा पढ़ेंगे ही। ठीक, लोकल गवर्नमेंट कितने तरीके की होती है? एक होती है रूरल लेवल पर, एक होती है अर्बन लेवल पर। रूरल मतलब गांव, इसमें क्या होता है, पंचायत। अर्बन लेवल पर क्या होता है, म्युनिसिपैलिटीज। ये 2 तरीके के डिवीजन हैं जो कि होते हैं। अब मैं सबसे पहले लेकर चलता हूँ पंचायत के ऊपर। पंचायत के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है लेजिस्लेटिव, जो कि वो सारे लोग हैं ये वो सारे लोग हैं जो कि वोट करते हैं। मतलब अगर एक गांव है जिसमें एक इलेक्शन हो रही है तो जितने भी वोटर्स होंगे वो सारे कौन होंगे, वो सारे लोग होंगे लेजिस्लेटिव। ठीक, एक हो गया ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कौन लोग हैं, जो कि चुनाव जीतकर काम एग्जीक्यूट करते हैं। पीपल हु एग्जीक्यूट। ठीक है, पीपल हु एग्जीक्यूट आर कॉल्ड एग्जीक्यूटिव। इस ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है, सरपंच। सरपंच इसका हेड होता है। ठीक है, और यहाँ पर उसके साथ साथ कुछ उसके सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उनको बोलते हैं पंच। सबऑर्डिनेट्स का नाम है पंच। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर एक सरकारी ऑफिसर भेजा जाता है जिसका नाम होता है सेक्रेटरी और सचिव। ठीक, सचिव जी। तो यही चीज़ है लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर, ऑल दोज पीपल हु वोट, हमने पढ़ ही लिया। एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर कौन, सरपंच, पंच और सेक्रेटरी। ठीक है, तो जैसे आपने पंचायत में देखा होगा, ये असली में सरपंच कौन थी, ये जिनके बिहाफ पे ये काम कर रहे थे। सचिव जी कौन थे, ये, और ये सारे अदर पोजीशन होल्डर्स। उसके बाद इसको पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट भी बोलते हैं और डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो है ये डायरेक्टली लोगों की आवाज़ उन तक, उनके रिप्रेजेंटेटिव तक पहुंचाता है। इसके जितने भी सब्जेक्ट मैटर्स होंगे वो कहाँ डिफाइंड है, शेड्यूल 11 में वो कायदे से डिफाइंड है। ठीक है, अब
ये जो सचिव जी हैं ये क्या करते हैं? द सेक्रेटरी, इनका क्या काम होता है? टू कीप स्टेट गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट भी तो यही भेजते हैं, ठीक है। तो ये सचिव जी का एग्जैक्टली काम होता है, ठीक है। अब उसके बाद पंच, हम ना ये वाले पंच की बात कर रहे थे, ना हम ये वाले पंच की बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे ये वाले पंच की, मतलब जो नेताजी होते हैं वो वाले पंच, ठीक है। तो टाटा पंच की यहाँ पर बात नहीं हुई, एंड टाटा मोटर्स की हम कोई गजब बेइज्जती नहीं करना चाहते, बट हम चलते हैं पंचायत समिति के ऊपर। पंचायत समिति क्या होती है? पंचायत समिति इज बेसिकली इफ दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ पंचायत, इन सब के कलेक्शन को बोला जाएगा पंचायत समिति। इसको बोला जाता है पंचायत समिति। ये क्या करती है? ये पंचायत के ऊपर काम करती है, ठीक है। वर्क्स ओवर द पंचायत्स, वर्क्स ओवर द पंचायत्स, ठीक है। मतलब ये इनके भी हेड हैं। हेड ऑफ व्हाट? हेड ऑफ द पंचायत्स जितनी भी हैं, ठीक। इस पंचायत के मेंबर्स कौन कौन होते हैं? इस पंचायत के मेंबर्स होते हैं, इन सारी पंचायतों के, इस पंचायत समिति के मेंबर्स होते हैं सारी पंचायतों के सरपंच, बीडीओ एक्सेट्रा, ठीक है। और इस पूरी समिति का हेड होता है ब्लॉक प्रमुख, ठीक है। तो अब अगर मैं हायरार्की बनाना चाहूँ तो सबसे नीचे आ गए पंचायत, जिसके जो हेड होते हैं वो होते हैं सरपंच, जो किसके मेंबर होते हैं? वो मेंबर होते हैं पंचायत समिति के, जिसके कौन हेड होते हैं? ब्लॉक प्रमुख, ठीक है। तो इतना क्लियर है? अगर हाँ तो बता दीजिए। अब ये जो चल रही थी ये ब्लॉक लेवल की बात चल रही थी, ठीक है। अब ये जो ब्लॉक प्रमुख हैं ये भी किसी के मेंबर होते हैं। ये किसके मेंबर होते हैं? ये मेंबर होते हैं जिला परिषद के। दिस इज अ कंसोर्शियम बेसिकली ऑफ ऑल द विलेजेस ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। जिला परिषद पूरे जिले में पहुंचने, फैलने, आने वाली, पढ़ने वाली जितनी भी विलेजेस हैं उनका अगर एक कलेक्शन है तो वो क्या है? जिला परिषद, ठीक है। इसके मेंबर्स होते हैं कौन? जिला परिषद के वन ऑफ द मेंबर्स इज दिस ब्लॉक प्रमुख प्लस एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, क्योंकि वो जिला है। और यहां पर अपॉइंट किया जाता है हेड। इसका कौन? इसका हेड होता है एक आईएएस ऑफिसर, जो कि देखता है कि पूरे ज़िले में सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। पूरे ज़िले के लिए वो बनता है एक आईएएस। इसको हम एक अलग नाम से जानते हैं, वो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर कलेक्टर, ठीक है।
तो ये ऑल टुगेदर चार्ट है। अब अगर मैं बात करूँ लेवल्स बताने के लिए, तो लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे सिर्फ उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे, क्योंकि असली में गेम दो चीज़ों का है, एक खड़े रहने का, एक अड़े रहने का। अब पंचायत की बात करूं अगर, तो मैं बहुत ही नीचे के लेवल, विलेज लेवल पर अगर मैं बात करूं तो आ जाती है पंचायत और सरपंच जी। इसके ऊपर अब अगर मैं ब्लॉक लेवल पर बात करूं तो आ जाते हैं पंचायत समिति और उसके ब्लॉक प्रमुख। अब इसके ऊपर अगर मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बात करूं तो आ जाती हैं जिला परिषद, जिसमें आईएएस ऑफिसर साहब आ जाते हैं, एमएलए साहब आ जाते हैं, ये दोनों मिला जुला कर बन जाती है जिला परिषद। ये ऑल टुगेदर हो गया अपना सारा का सारा रूरल लेवल पर जितनी भी प्लानिंग हमें करनी चाहिए थी, जितने भी सारे लेवल्स होते हैं लोगों के रिप्रेजेंटेशन के, ये सारी की सारी वो चीज़ें हो गई। ठीक है, यही चीज़ मैंने तुमको पीछे भी बताई कि सारी विलेजेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट होती हैं, आईएएस ऑफिसर होता है, ब्लॉक प्रमुख होता है, एमपी होता है, एमएलए होता है। ठीक, अब यही चीज़ यहाँ पर लिख के बताई गई है। ग्राम पंचायत जो थी वो क्या थी, विलेज लेवल पर थी। पंचायत समिति जो थी वो क्या थी, ब्लॉक लेवल पर थी। जिला परिषद जो थी वो क्या थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर थी। तो जिला पंचायत ग्राम ZPG, दिस इज द 1 2 3 हायरार्की, ZPG। ठीक है, अब चलते हैं म्युनिसिपैलिटीज पर। म्युनिसिपैलिटीज जो है वो 3 तरीके से डिवाइडेड हैं हमारे देश के अंदर। ठीक है, तो म्युनिसिपैलिटीज जो 3 तरीके से हमारे देश के अंदर डिवाइडेड हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहला जो शहर क्या है, एक गांव से थोड़ा सा टाउन बनने वाला है, उधर होती है नगर पंचायत। ठीक है, जो छोटा सा टियर 2 सिटी है उसमें क्या बनती है, म्युनिसिपल काउंसिल। जो अच्छी खासी शहर बन चुका है डेवलप होकर, वहाँ पर होती है नगर निगम, महानगर पालिका या फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ये हमने कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से सुना हुआ था। ठीक है, एक इसके एग्जाम्पल्स भी अगर मैं लेके चलूँ तो पंचायत में जो फुलेरा गांव दिखाया है वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर होगा ये। ठीक है, नगर पालिका, नगर पालिका कहाँ होगी, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में। अब जैसे मान लो रतलाम है, रतलाम नाम का एमपी का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक, इधर क्या होगी, म्युनिसिपल काउंसिल। मुंबई हो गया, भोपाल हो गया, इंदौर हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या होगी, ये बहुत बड़े शहर हैं। ठीक है, यहाँ पर होगी नगर निगम, दैट इज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। इसका लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर क्या है एक बार मैं बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रक्चर में आते हैं मेयर्स। मेयर आता है जो कि लेजिस्लेशन में सबसे ऊपर रहता है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस यही बनाता है। इसके नीचे होते हैं पार्षद, जो कि अपने शहर में हम चुनाव करते हैं। इन्हीं पार्षद में से चूज करके बनाया जाता है कौन, मेयर। ठीक है, महापौर बोला जाता है। ठीक है, मेयर। अब ये एरिया जो है, पार्षद का इंग्लिश में नाम क्या है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वार्ड या वार्ड काउंसिलर। वार्ड काउंसिलर, क्यों वार्ड काउंसिलर, क्योंकि जो एरियाज हैं ये जो एरियाज हैं इनको डिवाइड करा गया है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में। डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं, डिस्ट्रिक्ट्स नहीं, एक छोटी सी गलती हो गई, डिफरेंट वार्ड्स में डिवाइड किया गया। छोटे छोटे आपका भी शहर अलग अलग वार्ड्स में डिवाइडेड होगा। ठीक है, और इन्हीं वार्ड्स का रिप्रेजेंटेटिव है, आपकी वार्ड का रिप्रेजेंटेटिव है ये वार्ड काउंसिलर या फिर पार्षद। ठीक है, ये एक मेन चीज़ है जो कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक, अब जैसे ये मैंने छोटा सा नागपुर का एग्जाम्पल लिया हुआ है,
नागपुर में कितने वार्ड दिख रहे हैं आपको? ऑलमोस्ट 10 वार्ड दिख रहे हैं। लक्ष्मी नगर नाम से एक वार्ड है, धर्मपीठ नाम से एक वार्ड है, लकड़गंज नाम से एक वार्ड है, नेहरू नगर, हनुमान नगर, ऐसे नाम से अलग अलग वार्ड्स हैं। कहाँ पर? नागपुर में। ठीक, अब इसका जो है एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ। अब ये दोनों पोजीशंस जो होती हैं, दैट इज म्युनिसिपल कमिश्नर और म्युनिसिपल ऑफिसर, ये दोनों क्या हैं? ये हैं आईएएस ऑफिसर्स जो कि एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर में आते हैं। अब म्युनिसिपैलिटीज़ के सारे स्ट्रक्चर और पूरी चीज़ें कौन बताएगा? ये बताएगा क्या चीज़? शेड्यूल 12, सबसे आखिरी शेड्यूल जो होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि 12 ही होते हैं टोटल, सबसे लास्ट एडेड यही है। ये सारे के सारे डिस्क्राइब करता है द प्रोविजंस ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, ये जो है यही डिस्क्राइब करता है सारे के सारे स्ट्रक्चर्स, पोजीशंस ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। अब हम चलते हैं पॉलिटिकल डायनामिक्स पर। पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम 3 तरीके का होता है। ठीक है, मैं थोड़ा एडवांस एडिशनल चीज़ें अब इस लेक्चर में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, वो चीज़ ये है 3 टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम, और इसके आगे पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्शन वगैरह कैसे होती हैं, थोड़ा ये भी चीज़ मैंने इसमें डाल दी। ठीक, तो सबसे पहला होता है वन पार्टी सिस्टम, दूसरा होता है 2 पार्टी सिस्टम, तीसरा होता है क्या? मल्टी पार्टी सिस्टम। अब इसमें डिफरेंसेस क्या हैं? वन पार्टी सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि सिर्फ एक ही पार्टी रहेगी, उसके ही रिप्रेजेंटेटिव्स में आप आपस में चूज कर लो किसको बनाना है। ऐसा जनरली कहाँ कहाँ फॉलो होता था? यूएसएसआर और चाइना। ठीक, 2 पार्टी सिस्टम यूएसए, सिर्फ 2 ही पार्टीज हैं। और मल्टी पार्टी सिस्टम, बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक देश का, उसका नाम है इंडिया। ठीक है, तो जैसे कि ये है, ये वन पार्टी सिस्टम, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये सब क्या है? ये वन पार्टी सिस्टम है। ठीक है, OPS, वन पार्टी सिस्टम में कौन आ रहे हैं? अपने किंग जोंग उन। ठीक, क्लियर? इसके बाद ये किसकी बात हो गई? रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स यूएसए, किस पे? 2 पार्टी सिस्टम। ठीक, अब ये क्या है? ये है खिचड़ी साबूदाने की। ये क्या है? मल्टी पार्टी सिस्टम। ये है इंडिया, मल्टी पार्टी सिस्टम। ठीक, ये है इंडिया। उसके बाद नेशनल पार्टी जो होती है वो क्या होती है? वो पढ़ने से पहले एक बार मैं आपको कुछ चीज़ें लिखवा देता हूँ। ठीक है, इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में किसी देश में अगर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं तो वो कहाँ हैं? वो इंडिया में ही मौजूद हैं। ठीक है, अब आपको अगर नेशनल पार्टी बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा?
सबसे पहले आपको 6% ऑफ द वैलिड वोट्स इन एनी 4 और मोर स्टेट्स एट व्हाट, एट अ जनरल इलेक्शन। कोई भी जनरल इलेक्शन में, जनरल तो एक ही होती है वैसे, आपको इतने वोट्स चाहिए। आपको लोकसभा के अंदर एटलीस्ट 2% सीट्स चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बनना है एज अ स्टेट पार्टी इन व्हाट, 4 या उससे ज़्यादा राज्यों में अगर आप एक स्टेट पार्टी हो तो आप एक रिकॉग्नाइज्ड बन जाओगे या नेशनल पार्टी, ठीक है। इंडिया में नेशनल पार्टीज कौन सी हैं इसकी लिस्ट अपडेट हो गई है, तो वो मैं एक बार बता दूंगा आपको अच्छे से, ठीक है। एंड अब अगर मैं इनकी बात करूं तो ये कौन है, ये है ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम इन्होंने 1885 में शुरुआत करी कांग्रेस की इंडिया में। ये हैं उसके फाउंडर। ये कौन है, ये हैं शिवसेना के बाल ठाकरे, ठीक है। उससे पहले ये तो नहीं है बाल ठाकरे, ये हैं एम.एन. रॉय। ये है एम.एन. रॉय जिन्होंने 1925 में क्या चालू करी, इन्होंने चालू करी CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के फाउंडर हैं कौन, एम.एन. रॉय। ये हैं बाल ठाकरे एक्चुअल में, जिन्होंने शिवसेना की शुरुआत करी 1966 में। बाल ठाकरे ने शिवसेना की शुरुआत करी। और ये दो जो लोग हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी एंड लाल कृष्ण आडवाणी। इन्होंने बीजेपी की शुरुआत करी कब शुरुआत करी, 1980 में। भारतीय जनता पार्टी जो कि अभी रूलिंग पार्टी है, उसकी शुरुआत इन लोगों ने करी, ठीक है। तो फाउंडर्स ऑफ दिस पार्टी हमने देख ही लिया सारी की सारी। शिरोमणि अकाली दल एक ऐसी पार्टी है जो कि 1920 में बनी, लेकिन इसका फाउंडर आज तक किसी को कहीं क्लियर नहीं है कि कौन था इसका फाउंडर, ठीक है। तो आप गूगल देखोगे, रैंडम सोर्सेज मिलेंगी, लेकिन वो कोई भरोसेमंद नहीं है। कोई भी ये नहीं बोल रहा कि हाँ एग्जैक्टली 1920 में ही शिरोमणि अकाली दल का फाउंडर ये था, ठीक है। अब मैं आता हूँ इलेक्शंस पे, ठीक है। इलेक्शंस कैसे होती हैं, आर्टिकल 324 जो है वो क्या बात करता है, वो एक इलेक्शन कमीशन की बात करता है। इलेक्शन कमीशन बनती है 324 में, और ये बोला जाता है कि इलेक्शन कमीशन शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट। इलेक्शन कमीशन क्या डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, किसके बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। इलेक्शन कमीशन जो है वो पार्टीज और उनके लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, ठीक है। अब यहाँ पर सारे के सारे लॉज बनाने की पावर, लॉज रिलेटेड टू इलेक्शन, ये सारे लॉज बनाने की पावर किसके पास है, ऑब्वियसली जो पार्टिसिपेंट्स हैं, पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो इलेक्शन के लॉज रिलेटेड टू द इलेक्शन ये बनाए, ठीक है, वेरी क्लियर। उसके बाद इलेक्शन की मशीनरी क्या होती है, एक होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके बाद चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बनाया जाता है जो सारे इलेक्शन को ओवरसी करेगा, ठीक है। ये क्या होता है, ये हर स्टेट के लिए होता है,
फॉर एवरी स्टेट, हर स्टेट के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बनाया जाता है, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट के लिए बनाया जाता है डीईओ, डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर, ठीक है। उसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर हर बूथ के लिए किसको बनाया जाता है, एक बंदे को बनाया जाता है ऑब्वियसली, ठीक है। उसके बाद ऑब्जर्वर्स, जनरल, एक्सपेंडिचर, पुलिस एंड माइक्रो, ठीक है। ये 4 तरीके के बनाए जाते हैं ऑब्जर्वर्स, ठीक है। 4 तरीके के ऑब्जर्वर्स बनाए जाते हैं। क्रिटिकल एंड वल्नरेबल स्टेशंस के लिए, जो भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्टेशंस हैं जहाँ पर हमले का बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, ठीक है, या फिर जहाँ पर इलेक्शंस बहुत अच्छे से कंडक्ट नहीं हो पाती, ऐसी जगहों के लिए ये लोग दिए जाते हैं। अब इलेक्शन का प्रोसेस क्या है? वैसे तो प्रेसिडेंट जो होता है ये क्या कर सकता है, ये डिसॉल्व कर सकता है क्या, पार्लियामेंट, और इलेक्शन अपने टाइम पर करवा सकता है। बट अगर 5 साल हो गए हैं तो वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होने वाली है। और इसके बाद क्या होता है, इसके ही डिसॉल्व होने के 6 महीने के अंदर अंदर विदिन 6 months ऑफ व्हाट, ऑफ डिसॉल्विंग, ठीक है, क्या हो जाती है, इलेक्शन नोटिफाई हो जानी चाहिए, ठीक। अब इलेक्शन कमीशन का जो ईसीआई होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है, ये नोटिफाई करता है क्या, इलेक्शन की डेट्स, ठीक है। तो ये नोटिफाई करता है इलेक्शन की डेट्स। इसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कम्स इनटू डायरेक्ट इफेक्ट, ठीक है। जैसे ही डेट्स नोटिफाई हो जाती है, यहाँ पर आपको कैसे प्रचार करना है वो बताया जाता है, कब रुक जाना है वो बताया जाता है। आप अगर सिटिंग गवर्नमेंट की पार्टी हो तो आपको अब पॉलिसीज़ बनाना, इम्प्लीमेंट करवाना रोक देना है इमीडिएटली, जब तक आपकी सरकार अगर कंटिन्यू कर रही है या फिर हार रही है, दूसरी आएगी, क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं, ठीक है। तो आप रुक जाओ इमीडिएटली, अपने इलेक्शन पे ध्यान दो, ये बोला जाता है इसके थ्रू। अब अगर मैं बात करूं किसकी, पहले मैं एमसीसी की बात करूं तो ये 1968 में पहली बार क्या हुआ था, अग्रीड अपॉन हुआ था इंडिया में, ठीक है। और 1991 में पहली बार एक ऐसी इलेक्शन थी जहां पर ये यूज हुआ। ठीक है, तो 1991 में पहली बार ये यूज हुआ। अब इसके साथ क्या होता है, कैंडिडेट जो होते हैं वो अपना नॉमिनेशन फाइल करना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो नॉमिनेशंस फाइल होते हैं, नॉमिनेशंस फाइल होते हैं, हर कैंडिडेट को 25,000 का एक सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवाना पड़ता है, इसको बोलते हैं जमानत। जो इतने भी वोट नहीं ला पाता कि उसको कंसिडर किया जाए जीता हुआ, थोड़ा बहुत भी, उसको बोला जाता है कि भाई इसकी तो ज़मानत जब्त हो गई इसकी ज़मानत, ठीक है। इसको बोलते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट या फिर कॉशन मनी, कि आप अगर हार गए ज़बरदस्ती, ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो टू इंश्योर कि हर दूसरा रैंडम आदमी आके नहीं हमारा भी पर्चा भर दो, हमारा भी पर्चा भर दो, ठीक है। आपके पास बेसिक पैसे होने चाहिए थोड़े बहुत, इलेक्शन में बहुत पैसा लगता है, ठीक है। मेरे पास 25,000 रुपये है ही नहीं, अगर मान लो बिल्कुल गरीब मैं आ रहा हूँ, लेकिन मुझे लोगों को रिप्रेजेंट करना है, तो भाई थोड़ा बहुत तुम्हारे ऊपर भी तो हम खर्चा करेंगे, ठीक है। मतलब इलेक्शन कमीशन भी इलेक्शन कराने में खर्चा होगी, ये सब खर्चे होते हैं, ये कौन देगा, ये देगा ये, ठीक है।
कौन? सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है। उसके बाद कैंपेनिंग चालू होती है पार्टीज की जब नॉमिनेशन फाइल हो जाते हैं। कैंपेन्स चालू होती हैं, ठीक है। ये इसमें 48 आवर्स प्रायर 48 आवर्स प्रायर टू द पोलिंग डे। पोलिंग डे से 48 घंटे पहले आपको अपनी कैंपेनिंग रोक देनी है, ठीक है। ये पूरा रूल है। फिर अपने मैनिफेस्टोज बताते हो आप, फिर पोलिंग होती है। थोड़ा अब मैं आपको ईवीएम के बारे में ही बता देता हूँ। 1979 में ईवीएम करी गई डेवलप, ठीक है। किसने डेवलप करी वो आगे पता लग जाएगा, ठीक है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और ECIL, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये क्या करती हैं, इन्होंने मिला जुला कर बनाया। इसकी डिज़ाइन जो करी गई थी, डिज़ाइन कहाँ करी गई थी? ये डिज़ाइन करी गई थी IIT बॉम्बे में। क्या? EVM, ठीक है। सबसे पहली बार ये जो आपको डिस्ट्रिक्ट दिख रहा होगा, नॉर्थ पेरावूर, कहाँ दिख रहा है? यहाँ। ये जो डिस्ट्रिक्ट अगर आपको दिख रहा है नॉर्थ पेरावूर, यहाँ पर पहली बार 1982 में EVM यूज करी गई। पहला लोकल चुनाव जो कि करवाया गया वो था यहाँ, ठीक है। पहली बार किसी स्टेट में अगर करवाया गया तो स्टेट वाइज सबसे पहला कौन सा था? 1999 में गोवा, ठीक है। उसके बाद पहला एंटायर कंट्री का इलेक्शन कब हुआ पूरे देश का, इंडिया में, जनरल इलेक्शंस? 2003, ठीक है। ये था जनरल इलेक्शंस। फॉर द फर्स्ट टाइम EVM यूज हुई इंडिया में। यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे उस टाइम पर? जेम्स माइकल लिंगडो। ये थे उस टाइम पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और उसके बाद पहली बार पूरे जब देश में, स्टेट में जब इलेक्शन करवाई गई, तब प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। एंड जिस जनरल इलेक्शन में जो 2004 के इलेक्शन में जब करवाए गए, तो वो था 2004 का इलेक्शन। 2004 वॉज द पहला जनरल इलेक्शन वाला जनरल इलेक्शन जिसमें प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह बने। इससे पहले ये वाला जो है ये 2003 में देश के हर स्टेट में करवाने लगे, ऑल स्टेट्स, ठीक है। ये इम्प्लीमेंटेशन ऑल स्टेट्स का था, ठीक है। अब पोलिंग बूथ क्या होता है? पोलिंग बूथ एक ऐसी चीज़ है जहां पर आप वोट डालने जाते हो, ठीक है। इसके रूल्स और गाइडलाइंस क्या है? पोलिंग बूथ के रूल्स एंड गाइडलाइंस हैं कि शुड बी इन अ स्कूल या कम्युनिटी हॉल, या तो ये किसी स्कूल में होना चाहिए, ठीक है, या तो ये किसी कम्युनिटी हॉल में होना चाहिए। या तो ये किसी स्कूल में होना चाहिए, या तो ये किसी कम्युनिटी हॉल में होना चाहिए। हर वोटर के ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर हर वोटर के ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर पे उसको एक पोलिंग बूथ मिल जाना चाहिए। ये पोलिंग बूथ जो है ये 8 घंटे खुला रहेगा, 8 आवर्स ये पोलिंग बूथ खुला रहेगा, ठीक है। एंड
नोटा की भी अगर मैं बात कर लूँ इसके साथ साथ, तो नोटा का जो कंसेप्ट है नन ऑफ द अबव, ये 2013 में आया। 2014 के इलेक्शंस में इसको यूज़ करा गया पहली बार। अगर कोई आपसे पूछे तो इतना आपको पता होना चाहिए, इलेक्शंस के टाइम तो चल ही रहा है अभी, ठीक है। इंडेलिबल इंक की अगर मैं बात करूं, फॉस्फोरिक इंक जो कि आपके हाथों पर लगाई जाती है, ऐसे तो नहीं लगाई जाती बट हाँ लगाई जाती होगी अगर, तो ये क्या होती है? फॉस्फोरिक इंक जो है सिल्वर नाइट्राइड, सिल्वर नाइट्राइड, सिल्वर नाइट्राइड प्लस एल्कोहल प्लस बायोसाइड, जिससे बैक्टीरिया ना किसी के उंगली से ट्रांसफ़र हो, ये यूज़ करा जाता है इसमें, ठीक है। पहली बार 1962 के इलेक्शंस में इसको यूज़ करा गया इंडिया में। और इसको बनाता कौन है एग्जैक्टली? तो इसको बनाता है मैसूर पेंट्स एंड वार्निशेस लिमिटेड। मैसूर पेंट्स एंड वार्निशेस लिमिटेड जो है वो इस इंक को मैन्युफैक्चर करता है। एंड इसको 30 से ज़्यादा कंट्रीज़ में क्या करता है? एक्सपोर्ट, ठीक है। ऐसी कुछ इंक होती है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ की अगर मैं बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ जो हैं, सबसे ज़्यादा अगर किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं तो वो है 80। और ये कौन सा स्टेट है? यूपी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ होती क्या हैं? जो एक स्टेट को आप छोटे 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 एरियाज़ में डिवाइड करके वहाँ से रिप्रेजेंटेटिव्स आप करते हो। टोटल कितनी है? 543 जिन पर इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, देश में। और यूपी में उसमें से 80 हैं, ठीक है। मोस्ट नंबर ऑफ वोटर्स कहाँ हैं? मोस्ट नंबर ऑफ वोटर्स हैं 29 लाख। कहाँ पर? मल्काजगिरी। 29 लाख वोटर्स किधर हैं? आंध्र प्रदेश के मल्काजगिरी नाम के इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे ज़्यादा वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। रजिस्टर्ड अलग बात होती है और असली में होना अलग बात होती है। रजिस्टर्ड यहाँ पर हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है, 29 लाख। सेकेंड नंबर पे आ जाता है यूपी का गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद सेकेंड नंबर पे यूपी का गाज़ियाबाद, इसमें 22 लाख वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। लीस्ट नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड वोटर, ये मालदीव्स नहीं है, ये है हमारा लक्षद्वीप। 47 के वोटर्स ओनली। कहाँ? लक्षद्वीप, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे लद्दाख। यहाँ पर कुछ लाख वोटर्स हैं मेरे हिसाब से, 1.90 लाख, 1.90 लाख वोटर्स। सेकंड नंबर पे सबसे कम वोटर्स यहीं रजिस्टर्ड हैं। उसके बाद रोल ऑफ मीडिया इन ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। तो मीडिया जो है इसको अलाउ किया जाता है कि आप कहाँ जाओ? काउंटिंग देखने जाओ। कहाँ? हॉल्स के अंदर जहाँ पर काउंटिंग चल रही होती है वोटिंग के दिन। ये इंश्योर करती है कि ये लोगों का ओपिनियन पोल भी ले, कि लोगों ने जिसको वोट दिया ओपिनियन, उसके बाद जैसे अगर आप वोट देकर आ रहे हो और बाहर अगर मीडिया वाले आपसे पूछने खड़े हैं, हम भी देखते हैं सारे के सारे जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं ओपिनियन पोल लेते हैं, किसको वोट दिया, किस क्या लग रहा है कौन जीते, यही है वो, ठीक है। फर्स्ट एवर इलेक्शन 1952 में क्या तब से और अब में बदलाव आ चुका है? सीट्स जो थी टोटल 489 सीट्स थी उस टाइम पे,
ठीक है, 489 सीट्स, और कांग्रेस उसमें से 364 सीट्स जीतकर विजयी बना। ठीक है, ये 1952 की बात है। और जो अब की बार 400 पार की बात चल रही है, सबसे पहली बार और इकलौती बार आज तक कब हुआ है ऐसा कि कोई 400 पार जा चुका हो, तो ये हुआ है 8th जनरल इलेक्शंस में। चार सौ से ज्यादा सीटें कौन सी पार्टी ने जीती हैं, एक तरफा वोट्स 415 सीट्स। कब की बात है ये है 1984, जब इंदिरा गांधी की डेथ हो गई थी और उनके बेटे राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया, तब कांग्रेस जीती थी इतने वोट्स से, 415 सीट्स पूरे देश भर में से। ठीक है, ये जो हैं ये नहीं इनके पापा, ये है राजीव गांधी। ठीक है, एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो है वो है जो कि सारा करता धरता है, एलोकेशन ऑफ सीट्स भी वही देखता है, रजिस्ट्रेशन भी वही देखता है, किसी की क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ वही बताता है, आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे करवाना है सारा का सारा वो बताता है। ठीक है, ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, फिर जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट्स क्या होंगे, वो सारा का सारा कौन सी एक्ट बताती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950। पूरा इलेक्शन मेजरली यहाँ पर डिपेंड करता है। ठीक है, कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है, पहली बार कोलिशन गवर्नमेंट कब आई, 1977 में। ठीक है, ये थी जनता पार्टी की गवर्नमेंट, जब पहली बार कांग्रेस हटी और एक नई सरकार बनी, कांग्रेस ओ प्लस अदर्स, कांग्रेस में स्प्लिट हो गया था। ठीक है, और मोरारजी देसाई को बनाया गया देश का ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर एवर। ये इंपॉर्टेंट हमको याद रखने का पार्ट है। ठीक है, इस लेक्चर को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसमें पीपीटी में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आप अगर ऐप पर जाएंगे, इस लेक्चर के नोट्स देखेंगे, आपको आगे बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग पढ़ने मिलेंगी। ठीक है, एक बार आप वो देख लेना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर।